स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। और मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत इस क्लास में स्वागत करता हूं। आपको बताने में थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको ही फ़ायदा होगा कि जो जैसे ही वीडियो YouTube पे मेरा अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो आप वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब कैपिटल लेटर से रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब। प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबा सकते हैं। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, बेल आइकन भी साथ में दबाना पड़ेगा। एक घंटी बनी होगी, एक बेल बना होगा, है ना। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जाकर के उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको तुरंत जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन दे देगा। चलिए अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस से आपको फायदा मिल रहा होगा। तो हम लोग पिछले टर्न पे डिस्कस कर रहे थे विलियन चैप्टर से, क्लास 12th के विलियन चैप्टर से हम लोगों ने वाष्प दाब के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि वाष्प दाब जो होता है वो किसी विलयन को जब हम बंद बर्तन में रखते हैं, बंद कंटेनर में रखते हैं, तो जब बंद कंटेनर में रखते हैं, बंद पात्र में रखते हैं तो और उसको एक स्थिर ताप पर, उसके क्वथनांक पर उसको उबालते हैं तो जो वाष्प इकट्ठा होती है उस वाष्प और द्रव के बीच एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। और इस साम्यावस्था पर और इस स्थिर ताप पर किसी विलयन या किसी शुद्ध विलायक के वाष्प द्वारा जितना दाब आरोपित किया जाता है, जितना दाब लगाया जाता है, उसी को कहते हैं वाष्प दाब। हमने आपको बताया था कि ताप पर निर्भर करता है वाष्प दाब। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो वाष्प दाब घटेगा। हमने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वाष्प दाब किस कारक पर निर्भर करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल पे। अंतर अणुक आकर्षण बल अणुओं के मध्य अगर प्रबल होगा, हाइड्रोजन बंध जितना प्रबल होगा तो वो अणु आसानी से वाष्पित नहीं होंगे, वाष्प अवस्था में नहीं जा पाएंगे और वाष्प की मात्रा कम बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे विलयनों का या ऐसे विलायकों का या ऐसे द्रवों का वाष्प दाब कम होता है। जबकि अगर अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल दुर्बल है तो अणु आसानी से वाष्प अवस्था में जा पाता है, और अगर आसानी से वाष्प अवस्था में जा पाता है तो वाष्पन की दर अधिक होगी और वाष्प की मात्रा भी अधिक बनेगी। वाष्प की मात्रा अधिक बनेगी तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। तीसरा कारक बताया था मैंने आपको कि द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, अगर बड़ा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो जो पृष्ठ पर अणु उपस्थित होते हैं द्रव के वही वाष्प में जाते हैं। तो जब बड़ा पृष्ठ क्षेत्रफल है तो ज्यादा अणु वाष्प में जाएंगे, ज्यादा वाष्प बनेगी, वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद है सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अब हम विलयन एक्चुअल मीनिंग में विलयन चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ उन बातों पर चर्चा कर रहे थे जो विलयन चैप्टर में इन्वॉल्व हैं, यानी विलयन चैप्टर को समझने में हमारी सहायता करेंगे। वहां पे बार बार सांद्रता टर्म आएगा, बार बार वाष्प दाब की बात होगी, इसलिए हमने इन चीजों की बात पहले ही कर ली कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम बात करते हैं, विलयन स्टार्ट करते हैं। और विलयन में जनरली हमको द्रवीय विलयन पढ़ना है। कौन सा विलयन? द्रवीय विलयन पढ़ना है। द्रवीय विलयन मतलब किसी द्रव में एक दूसरा द्रव मिलाकर विलयन बना लीजिए, किसी द्रव में कोई अवाष्पशील ठोस मिला के विलयन बना लीजिए, है ना, या किसी द्रव में कोई गैस को घोलकर विलयन बना लीजिए।
तो ये द्रवीय विलयन है, यही हमें डिस्कस करना है। हमने वैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन, इन तीनों में 3-3 प्रकार थे। तो हमें द्रव विलयन पे चर्चा करनी है और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पहला विलयन वाष्पशील द्रवों से बना द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, वाष्पशील द्रवों से बना द्विअंगी विलयन, ये पहला विलयन हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में जो भी चीजें आएंगी सब पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2 वाष्पशील द्रव हैं। वाष्पशील मतलब ऐसे द्रवों को मिला के विलयन बनाना है जो गर्म करने पर वाष्पित होते हो, है ना। तो ऐसे द्रवों को मिलाकर जब हम विलयन बनाते हैं तो 2 प्रकार के विलयन बनने की संभावनाएं हो रहती हैं। 2 प्रकार का विलयन बन सकता है। पहला प्रकार क्या है, देखिए, जब आप 2 द्रवों को मिला रहे हैं, 2 वाष्पशील द्रवों को मिला रहे हैं, तो पहला हो सकता है कि विलयन जो बनता है उस विलयन में अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल का परिमाण, अणुओं के विलयन बन गया तो विलयन के अणुओं के मध्य जो अंतर अणुक आकर्षण बल है वो उतने ही हैं जितने की शुद्ध द्रवों में थे। जैसे एक द्रव आपने लिया, एक बर्तन लिया, एक पात्र, इस पात्र में एक द्रव लिया, यह है द्रव ए, और एक दूसरे पात्र में दूसरा द्रव लिया, है ना, द्रव बी। तो इसमें ए, केवल ए के अणु होंगे, तो ए और ए के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल होगा, और इसमें बी के ही अणु होंगे तो बी और बी के अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल होगा। लेकिन इनको मिलाकर जो हम विलयन बना रहे हैं, जो नया विलयन बना ए और बी को मिलाने पर विलयन, उसमें ए के अणु बी के अणु के साथ इंटरैक्ट करेंगे, मतलब ए और बी के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल होगा। तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर 2 द्रवों को मिलाकर एक द्विअंगी विलयन ऐसा बनाया गया कि विलयन में अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल के समान है, मतलब ए और बी के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल उतना ही है जितना ए और ए के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल है, या बी और बी के बीच अंतर अणुक आकर्षण, किसी के भी, चाहे भाई ये जरूरी नहीं है कि ए और ए के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल और बी और बी के बीच अंतर अणुक आकर्षण बल समान हो, ये जरूरी नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। इनके अंतर अणुक आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब विलयन बने तो विलयन के अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल या तो इस आकर्षण बल के समान हो या तो इस आकर्षण बल के समान हो। तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं आदर्श विलयन। क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। लेकिन अगर यह अंतर अणुक आकर्षण बल विलयन में शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल से अधिक हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, मतलब यह अंतर अणुक आकर्षण बल ए आकर्षण या बी आकर्षण से ज्यादा हो गया या इनसे कम हो गया, तो ऐसे विलयनों को कहते हैं अनादर्श विलयन। क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन। तो 2 तरह के, अगर हम 2 वाष्पशील द्रवों को मिलाकर एक द्विअंगी विलयन बनाएंगे तो 2 तरह के द्विअंगी विलयन बनने की संभावना है, एक आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। समझ में आ गई बात? तो चलिए इसी पे बात करते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन।
चलिए चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। दो प्रकार के विलयन बन सकते हैं। पहला आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और दूसरा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन की बात करें तो देखिए ये क्या हुआ, दो वाष्पशील द्रवों को मिलाकर बनाया गया वह विलयन जिसमें घटक अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल के समान होता है तो इसे आदर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन कहते हैं, है ना। ध्यान समझिए, दो वाष्पशील द्रवों को मिलाकर बनाया गया वह विलयन जिसमें घटक अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल, जो घटक अणु हैं उनके अणुओं के मध्य अंतर अणुक आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल के बराबर या समान होते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो पहली इसकी आदर्श विलयन के लक्षणों में पहली बात तो यही आ जाएगी कि विलयन में अणुओं के मध्य आकर्षण बल शुद्ध अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल के बराबर होता है। बराबर होता है, ये तो पहले पे बात हो गई। अच्छा, अब ये बताइए कि जब शुद्ध अवस्था में आकर्षण बल जितना था उतना ही विलयन में भी अणुओं के मध्य आकर्षण बल है। तो जब उबालेंगे शुद्ध अवस्था में द्रव को, तो अणु वाष्प में जब जाएगा तो जितनी स्पीड से, जिस तरह से वाष्प में वो जाएगा शुद्ध अवस्था में,
उसी दर से वो विलयन में भी वाष्प अवस्था में जाएगा। यानी कि अणुओं की जो पलायन प्रवृत्ति है, वाष्प में जाने की पलायन प्रवृत्ति है ना, शुद्ध अवस्था में जो अणुओं की वाष्प में जाने की पलायन प्रवृत्ति है उसी के बराबर होती है। मतलब कोई अंतर नहीं आएगा। जितनी तेजी से शुद्ध अवस्था में जाएगा वाष्प में, उतनी ही तेजी से अणु विलयन में भी, मतलब आदर्श विलयन में भी उसी स्पीड से वो जो है वाष्प अवस्था में जाएगा। तो ये देखें दूसरा पॉइंट, आदर्श विलयन में अणुओं की वाष्प अवस्था में पलायन प्रवृत्ति शुद्ध अवस्था के बराबर होगी। शुद्ध अवस्था के बराबर होगी। नोट करिए पहले इसको, तो और भी लक्षण बताता हूं मैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए तीसरे लक्षण पे आते हैं। तीसरे लक्षण पे आते हैं। तीसरा क्या लक्षण हो सकता है? एक चीज आप स्पष्ट समझ लें कि अगर यहां पे अणु शुद्ध अवस्था में जितनी तेजी से वाष्प में जाएंगे उतनी ही तेजी से वो विलयन में भी जाएंगे, यानी आदर्श विलयन में भी उतनी ही तेजी से वो वाष्प अवस्था में जाएंगे। तो अब यहां पे ये समझने वाली बात है कि देखिए, कहने का मतलब ये है कि A और A शुद्ध अवस्था में जितना आकर्षण बल था, जब A और B बना तो उसमें भी आकर्षण बल उतना ही है। आकर्षण बल में परिवर्तन नहीं हुआ, अंतराणु का आकर्षण बल उतना ही है। तो इस विलयन के बनने में ना ही ऊर्जा उत्सर्जित होगी ना ही ऊर्जा अवशोषित होगी। ऊर्जा या ऊष्मा, मतलब यह प्रक्रिया ना तो ऊष्मा शोषी होगी और ना ही ऊष्मा क्षेपी होगी। मतलब मिक्स करने पर, दो वाष्पशील द्रवों को मिलाकर आदर्श विलयन बनाने पर प्रक्रिया में ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा और ना ही ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो देखिए, दो वाष्पशील द्रवों को मिलाकर
आदर्श विलयन के बनने में ना ही ऊष्मा उत्सर्जित होगी और ना ही अवशोषित होगी। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग का मान होगा 0। मतलब मिलाने पर डेल्टा एच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डेल्टा एच का मान 0 होगा। अब देखिए, आकर्षण बल में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो 10 ml विलयन 10 ml द्रव ए लिया, 10 ml द्रव बी लिया, मिलाने पर एग्जैक्टली 20 ml विलयन बनेगा। क्योंकि अगर आकर्षण बल बढ़ जाता है तो अणु पास पास आते हैं, तो 10-10 ml मिलाया था तो 20 ml से थोड़ा कम बनेगा। और अगर अणुओं के मध्य आकर्षण बल घट जाता है तो अणु थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे, तो 10-10 ml बनाया तो हो सकता है 20.2 ml बन जाए। तो आयतन में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। आयतन में, या सीधा पूरा लिख लीजिए, 2 वाष्पशील द्रवों को मिलाकर आदर्श विलयन बनाने में आयतन में परिवर्तन नहीं होता। आयतन में परिवर्तन नहीं होता, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग 0 था, वैसे ही डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, जब हम आदर्श विलयन बनाते हैं तो जिन 2 द्रवों को मिलाकर आदर्श विलयन बना रहे हैं, उन द्रवों में से कोई भी द्रव ना तो अपघटित होना चाहिए, मतलब आयनित नहीं होना चाहिए, टूटकर और ज्यादा अणुओं में नहीं परिवर्तित होने चाहिए, और ना ही उनके मध्य कोई एसोसिएशन होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। मतलब ना तो वियोजित हो और ना तो संयोजित हो, दोनों में से कुछ नहीं होना चाहिए। और जिन 2 द्रवों को आप मिला रहे हैं उनके मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो ये भी 5वें पॉइंट में लिख सकते हैं, जिन 2 द्रवों को मिलाकर आदर्श विलयन बनाया जाएगा, उनमें से कोई भी द्रव ना ही वियोजित होना चाहिए और ना ही संयोजित होना चाहिए। ना ही वियोजित होना चाहिए और ना ही संयोजित होना चाहिए, एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 2 अणु मिलकर एक अणु बना ले, तो ये संयोजित हो गया, एसोसिएशन हो गया, तो ये विलयन आपका आदर्श विलयन नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए
उदाहरण के लिए समझें, ये एसिटिक अम्ल है, इसको जल में घोला गया, तो जल में घोलने पर यह वियोजित हो जाएगा, एसीटेट आयन में परिवर्तित हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह विलयन आपका आदर्श विलयन नहीं हो सकता, है ना। या बेंजोइक अम्ल ले लें, इसको बेंजीन में मिला दें, तो इसके दो अणु देखिए इस तरह से संयोजित हो जाते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन बंध बन गया, है ना, और ये डाइमर में बदल गया, डाइमर। तो यह विलयन अनादर्श विलयन है। यह विलयन अनादर्श विलयन है। समझ में आई बात। ना तो संयोजन होना चाहिए और ना ही वियोजन होना चाहिए। नोट करिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में समझिए, मैंने आपको बताया कि संयोजन और वियोजन नहीं होना चाहिए। वैसे ही जिन दो द्रवों को मिलाकर आदर्श विलयन बनाया जा रहा है, वो दोनों द्रव आपस में अभिक्रिया भी नहीं करने चाहिए, है ना। तो ये छठा पॉइंट, जिन दो द्रवों को मिलाकर आदर्श विलयन बनाया जा रहा है, उनके मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। उनके मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी भी स्थिति में ना हो पाए। जैसे अमोनिया को जल में मिला दिया तो अमोनिया जल से अभिक्रिया कर लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो यह आदर्श विलयन नहीं है, यह अनादर्श विलयन है। और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण बात, आदर्श विलयन प्रत्येक दशा में राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। प्रत्येक दशा में इसको राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। यह राउल्ट का नियम क्या है? देखिए, राउल्ट का नियम बहुत आसान है। जब आप दो द्रवों को मिला रहे हैं, तो जब दोनों द्रव अपने शुद्ध अवस्था में हैं, शुद्ध अवस्था में दोनों द्रव, तो शुद्ध अवस्था में उनके कुछ ना कुछ वाष्प दाब होंगे। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि वाष्प दाब हर द्रव का होता है। तो द्रव ए का अपना वाष्प दाब होगा और द्रव बी का अपना वाष्प दाब होगा। जब दोनों को मिलाएंगे तो मिलाने पर जो विलयन बनेगा, आदर्श विलयन, उस आदर्श विलयन में ए का, द्रव ए का अपना मोल प्रभाज होगा
और द्रव बी का अपना मोल प्रभाज होगा, है ना। लेकिन अब आपने विलयन बना लिया, उसमें दो चीजें हैं, तो अब विलयन में किसी भी घटक के वाष्प दाब को वाष्प दाब नहीं कहेंगे, है ना। अब मिश्रण बन गया ना, तो मिश्रण में भाई वही दो द्रव हैं, द्रव ए द्रव बी, लेकिन जब शुद्ध अवस्था में थे तो उनको वाष्प दाब कहते थे, उनके दाब को वाष्प दाब कहते थे। लेकिन जब विलयन में आ गए तो उनके वाष्प दाब को हम लोग कहेंगे आंशिक दाब, क्योंकि पूरा दाब नहीं है, पूरा दाब तो विलयन का होगा। तो उस घटक द्रव के आंशिक दाब कितना होगा, इसके बारे में राउल्ट ने बताया। राउल्ट ने बताया कि आदर्श विलयन में किसी घटक द्रव का आंशिक दाब, फिर से सुनिए, आदर्श विलयन में किसी घटक द्रव का आंशिक दाब उस घटक द्रव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम देखें, किसी आदर्श विलयन के किसी घटक द्रव का आंशिक दाब उस घटक द्रव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब देखिए कुछ चीजें हैं, मतलब हम जो आदर्श विलयन बना, उस आदर्श विलयन में दो चीजें मिलाई, ए बी। तो द्रव ए का, है ना, जैसे देखिए घटक ए का आदर्श विलयन में आंशिक दाब, तो मान लीजिए ये पी ए है, क्या है, पी ए। तो ये क्या होगा, इसी घटक के, इसी जिस घटक की बात हो रही है आदर्श विलयन में, ये जब शुद्ध अवस्था में था, मिलाया नहीं गया था, तो उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब रहा होगा, तो उसको मान लेते हैं पी ए नॉट। और जो विलयन बना, विलयन मतलब आदर्श विलयन, उसमें घटक ए का जो मोल प्रभाज होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा। इसी प्रकार घटक बी का आंशिक दाब, ये मान लीजिए पी बी हो गया, तो पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये ध्यान रखिएगा, तीन चीजें इस्तेमाल हुई हैं, ये जैसे पी बी या पी ए, ये घटक का आदर्श विलयन में आंशिक दाब है। पी ए नॉट या पी बी नॉट ये घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। और एक्स ए या एक्स बी क्या है, ये घटक का
आदर्श विलयन में मोल प्रभाज है। तो ये आदर्श विलयन में, ये आदर्श विलयन में, और ये शुद्ध अवस्था में। समझ में आ गया बात? क्लियर? तो नोट करिए इसको, ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। थोड़ा समराइज करने के लिए मैं बता दूं कि एक सामान्य सूत्र क्या होगा। अतः किसी घटक का आदर्श विलयन में आंशिक दाब बराबर होगा उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणे उस घटक का आदर्श विलयन में मोल प्रभाज। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया राउल्ट के नियम का। अब इसको ग्राफ की दृष्टिकोण से समझा जाए, ग्राफ के दृष्टिकोण से, तो मैं ग्राफ बना के भी दिखाता हूं आपको। देखिए ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। दो विलयन है ना, दो द्रवों को मिला के बनाया गया है। तो द्रवों के वाष्प दाब को वाई एक्सिस पे लेते हैं और उनके मोल प्रभाजों को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। दो द्रव है इसलिए दोनों तरफ दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए यहां पर जब इस बिंदु पर है तो यहां शुद्ध ए है। शुद्ध ए का मतलब ए का मोल प्रभाज, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि किसी विलयन का मोल प्रभाज एक होता है। विलयन का मोल प्रभाज एक होता है। इसका मतलब कि इसमें दो चीजें हैं, तो ए का मोल प्रभाज प्लस बी का मोल प्रभाज बराबर एक। तो यहां पे शुद्ध ए है तो ए का मोल प्रभाज एक होगा और बी का मोल प्रभाज 0 होगा। और जब यहां पे आते हैं तो ए का मोल प्रभाज 0 हो जाता है और बी का मोल प्रभाज 1 हो जाता है। तो सूत्र क्या बताया मैंने? पी ए का फॉर्मूला क्या था? पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी का फॉर्मूला क्या था? पी बी नॉट एक्स बी। बोलिए ठीक है। तो ये देखिए यहां पर रखें, एक्स ए का मान 1 है तो पी ए का मान होगा पी ए नॉट, मतलब कि द्रव ए का वाष्प दाब, आंशिक दाब द्रव ए के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो मान लीजिए यहां पे कहीं पे आता है, कोई भी ले सकते हैं यहां पे ऊपर कहीं भी, और B 0 है तो ये PB 0 हो गया। यहां पे आइएगा तो PA 0 हो जाएगा और PB का मान PB नॉट इससे या तो ज्यादा ले लीजिए या तो इससे कम ले लीजिए, दोनों भी ले सकते हैं। बराबर मत लीजिएगा क्योंकि दो द्रवों के वाष्प दाब बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो जब इस बिंदु से इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु की तरफ बढ़ेंगे तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ पे अगर हम चलें, इस लाइन पे चलें तो क्या बढ़ रहा है आगे जाने पर? आगे जाने पर ए घट रहा है, बी बढ़ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है पीबी को, जो कि है पीबी नॉट एक्स बी। ये इसको प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि बी बढ़ रहा है। और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएं,
इससे मिलाए तो ये इधर से इधर जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे तो ए बढ़ रहा है, बी घट रहा है, तो ये पी ए को प्रदर्शित कर रहा है, पी ए नॉट एक्स ए। और इस पूरे को मिला दें, इसको मिला दें, तो ये कुल दाब को प्रदर्शित करेगा। कुल दाब क्या होगा? कुल दाब आदर्श विलयन का, आदर्श विलयन का कुल दाब कैपिटल पी, तो आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है, तो कुल दाब होगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये कुल दाब हो गया। बोलिए ठीक है। तो ये जो है ये हो गया राउल्ट का नियम आदर्श विलयन के लिए, आदर्श विलयन के लिए राउल्ट का नियम। उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा आप लोगों को। इस पे पहले अभी अनादर्श विलयन समझ लेंगे, तो फिर इस राउल्ट के नियम पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी के बुक में भी दिया है, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना, और इसके बाद अनादर्श विलयन के बारे में एक और वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। आदर्श विलयन, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आदर्श विलयन कोई नहीं है, लेकिन जब हम दो ऐसे द्रवों को मिलाते हैं जो प्रकृति में एक जैसे होते हैं, तो उनको आदर्श विलयन मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बेंजीन और टॉलुइन, उदाहरण के लिए क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन आदि, इस तरह से बहुत सारे विलयन एक ही जैसे, बेंजीन जैसा बेंजीन होता है वैसा ही टॉलुइन होता है, जैसा क्लोरोबेंजीन होता है उसी नेचर का ब्रोमोबेंजीन होता है, जैसा नॉर्मल हेप्टेन होता है वैसे ही नॉर्मल हेक्सेन होता है। तो एक ही नेचर के हैं, तो इसलिए इनको कुछ हद तक आदर्श विलयन मान लिया जाता है। वास्तविकता में अगर आदर्श विलयन की बात किया जाए तो वास्तविकता में आदर्श विलयन कोई नहीं है। तो इसको आप नोट करिए। मिलेंगे अगली क्लास में नए वीडियो के साथ, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, हैंड सैनिटाइज करें, मास्क का प्रयोग करें, और वीडियो को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आप, बेल आइकन को क्लिक करेंगे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आपकी पढ़ाई ज्यादा सुचारू रूप से चल पाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।